आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं त्रिदेव नेक्स्ट जेन प्लस के माध्यम से एक बार फिर आपसे जुड़ रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और उसी तैयारी को थोड़ा सा और बेहतर करने के लिए एक बार फिर मैं अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट लेके आया हूं। जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं कि यूट्यूब पे लगातार हम वीडियो डाल रहे हैं, चाहे वो जीएस हो, रीजनिंग हो या मैथ्स हो या हिंदी हो। जीएस में आपको कुछ मैराथन वीडियो भी देखने को मिली है और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज फिर एक बार हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके साथ लेके आए हैं। तो पहला ही जो क्वेश्चन है हमारा वो पाई चार्ट का है। द गिवन बार ग्राफ शो दैट मार्क प्राइस ऑफ 5 डिफरेंट प्रोडक्ट इन ए शोरूम। और यहाँ हमें बताया गया है कितना कितना प्राइस है। ये सब आपको एमआरपी दिए हैं, यानी मार्क प्राइस दिया है। यदि लैपटॉप का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 15% अधिक है तथा दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब देखिए, यहां आपको लैपटॉप का जो एमआरपी दिया है वो जो दिया है बेटा वो दिया है 15,000 रुपए। लेकिन अगर हम बात करें कि हमें आंसर किस चीज में बताना है तो हमें आंसर चाहिए प्रॉफिट परसेंटेज में। तो यहां हम डिटेल की तरफ बिल्कुल नहीं जाएंगे कि आप करें कि भाई एमपी है कितना, 15,000 रुपए। फिर आप यहां से पहले सीपी निकालें, फिर एसपी निकालें और फिर चीजों को डिटेल करें। ऐसा कुछ हमें करने की जरूरत नहीं है। देखिए, हम मान लेते हैं कि हमारा सीपी कितना रहा होगा, सीपी रहा होगा 100। अब पहली लाइन अगर पढ़ें, यदि लैपटॉप का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 15% अधिक है तो बेटा एमपी की अगर यहां बात करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 115। अब आगे की कहानी ये है कि अगर उस पर कितनी छूट दी जाए, 10% की छूट दी जाए। तो अगर हम यहाँ डिस्काउंट परसेंट रखें बेटा, डिस्काउंट परसेंट रखें कितना, 10%। तो 115 का 10% कितना होगा बेटा, 115 का 10% होगा 11.5। यानी अगर यहाँ से अगर हम 11.5 की डिस्काउंट करें यानी छूट दें तो उसके बाद इसका एसपी जो बनेगा वो कितना बनेगा, 103.5 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 103.5। अब चूंकि हम जानते हैं कि सीपी हमारा ये है और एसपी ये है तो प्रॉफिट कितना होगा, 3.5 का, और 100 पे कितना परसेंट होगा, 3.5% ही हो जाएगा। हमें डिटेल नहीं करना है इस क्वेश्चन को। जब भी आपको प्रॉफिट परसेंटेज में चाहिए होता है तो वहां अगर आप एक्चुअल डाटा ना लेके करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका डी। ठीक है जी, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, 40 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 17:3 है। कुछ दूध मिलाने के बाद परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:1 हो जाता है। तो मिलाए गए दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। मिलाए गए दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो भाई हमें दिया है मिल्क और वाटर का रेशियो, और मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो है 17:3। यानी टोटल अगर मैं डाटा की बात करूं, यहाँ टोटल मिश्रण की बात करूं तो वो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। फिर आगे पढ़ें तो कुछ दूध मिलाने के बाद परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का मिश्रण कितना हो जाता है, 3:1 हो जाता है। 3:1 हो जाता है। कितना हो जाता है, 3:1। अब देखिए इसमें मिलाया क्या गया, तो इसमें मिलाया गया है दूध, यानी पानी जितना पहले था अब भी उतना ही होगा। तो आप देखिए पहले पानी 3 था और अब कितना है, 1। तो पानी को इक्वल करने के लिए हम यहाँ 3 से गुणा करेंगे, और 3 से गुणा करें तो ये 21 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 3। देखिए अब पानी बराबर हो गया। अब आप कह सकते हैं क्या, आप कह सकते हैं कि 20 यूनिट की जो वैल्यू है, 20 यूनिट की जो वैल्यू है बेटा वो कितनी दी थी हमें, वो दी थी 40 लीटर, यानी शुरुआती मिश्रण। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 2। अब हम कह सकते हैं कि यहां दूध कितना मिलाया गया, तो वो मिलाया गया 4 यूनिट। भाई पहले 17 था और अब कितना हो गया, 21। यानी 4 यूनिट दूध मिलाया गया, और 1 यूनिट की वैल्यू अगर 2 है तो 4 की कितनी हो जाएगी, 8 लीटर, जो कि हमारा आंसर होगा ए। आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ए। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, चावल के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक ग्राहक 8,000 रुपए में 125 किलोग्राम अधिक चावल खरीद सकता है। चावल का मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात कीजिए। मूल मूल्य प्रति किलोग्राम कितना होगा, यानी हमें पहले वाला मूल्य बताना है, स्टार्टिंग वाला, कि वो कितना रहा होगा। चलिए आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। देखिए मान लेते हैं कि पहले जो मूल्य था वो कितना था, 100। अब इसमें 20% की कमी हो गई तो बेटा अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80। 100 पे अगर 20% की कमी करेंगे तो कोई भी संख्या 100 पे उतने ही परसेंट होती है जितनी वो खुद। तो 100 पहले मूल्य था, अब 20% की कमी होगी तो अब कितना रह गया होगा, 80।
तो चलिए अब देखिए, आप देंगे दुकानदार को कितने, 80 रुपए, सॉरी 100 रुपए, और दुकानदार जो सामान देगा वो किस रेट से देगा, 80 के रेट से। तो सामान यहाँ ज्यादा मिलेगा कि कम मिलेगा, तो यहाँ हमें ज्यादा मिलेगा। और कितना ज्यादा मिलेगा, 20 किस पे, 80 पे। तो हम कह सकते हैं कितनी फ्रैक्शन आ जाएगी, 1/4। तो ये होती है कमी या वृद्धि, और हमारे वाले क्वेश्चन में वृद्धि हुई है, तो ये होगी वृद्धि, और ये होगी वास्तविक खपत, वास्तविक खपत। तो भाई 1 यूनिट की जो वैल्यू हमें दी है वो कितनी दी है, 1 यूनिट की वैल्यू हमें दी है, वो दी है 125, 125, 125। तो 1 यूनिट की वैल्यू भी यहां से 125 हो जाएगी। तो 4 यूनिट की वैल्यू गुणा 125 यानी कितनी हो जाएगी, 500 केजी। तो वो पहले 500 केजी चावल खरीदा था, कितने, 500 किलोग्राम चावल खरीदा था, और अब हमें 1 किलोग्राम का प्राइस बताना। तो 1 किलोग्राम का अगर प्राइस निकालें तो 8,000 रुपए टोटल खर्च हुए, और केजी कितना आया, 500। भाई 0 से 0 कैंसिल आउट, और 5 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 16 रुपीज पर केजी। यानी 1 किलो का जो कॉस्ट बनेगा हमारा वो कितना बनेगा, वो बनेगा 16 रुपए प्रति किलोग्राम, जो कि ऑप्शन होगा ए, ऑप्शन होगा ए। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 संख्याओं का औसत 30 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 25 तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 35 है। चलिए जी, बहुत आसान सा एवरेज का एक क्वेश्चन है। तो अगर मैं बात करूं 9 संख्याओं के औसत की, तो संख्या को अगर औसत से यानी नंबर ऑफ डाटा को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, एवरेज से यानी औसत से, तो बेटा इस कंडीशन में क्या बनेगा, इस कंडीशन में आ जाएगा उनका योग। क्या आ जाएगा, उनका योग। तो 9 संख्याओं का औसत अगर 30 है तो 9 संख्याओं का योग कितना होगा, तो वो हो जाएगा 270। कितना हो जाएगा, 270। अब पहली 5 संख्याओं का औसत कितना है, 25। तो 5 संख्याओं का योग कितना होगा, 25 पंजे 125, तथा 3 संख्याओं का औसत 35 है। तो 3 गुणा 35, और 35 दिया 105। तो 5 और 5 10 का 0, 2 और 1 3 और 2। तो अब अगर मैं इन 9 संख्याओं के योग से इन 8 संख्याओं का योग माइनस कर दूं, जो कि कितना आया मेरा, 230। तो अब हमारे पास वो छठी संख्या बच जाएगी, जो कि कितनी होगी, 40। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी की औसत मासिक आय 1400 रुपए है, बी और सी की 1560 रुपए है, तथा ए और सी की 1440 रुपए है। तो सी की मासिक आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए यहां अगर मैं आपसे कहूं कि ए प्लस बी की टोटल आय कितनी होगी, तो भाई 2 महीने की, 1 महीने की कितनी, सॉरी, ये जो औसत है वो 1400 है, और कुल आय अगर हम निकालेंगे तो 14 दूनी 28, यानी ये आ जाएगा 2800। ठीक है, यही बात बी और सी के लिए कही गई। तो बी प्लस सी के लिए अगर हम बात करें तो 1560 है ना, तो दोनों के लिए कितना होगा, 3100, 3120। ठीक है, 2 से गुणा कर देंगे, यहां भी और यहां भी। और ए प्लस सी की अगर बात करेंगे यहां से, तो ए प्लस सी का हो जाएगा 2800, 2880। अब यहां आप देखें कि हर अल्फाबेट 2-2 बार आ रहा है, यानी ए भी 2 बार, बी भी 2 बार, सी भी 2 बार। ठीक है, चलिए तो यहां से हम कह सकते हैं 2 ए प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी बेटा, 0, 8 2 10 का 0, 8 8 16 और 1 17 और 1 18 का 8, 2 2 4 और 3 7 और 1 8। यानी ए प्लस बी प्लस सी का टोटल वेतन जो आ जाएगा, प्लस सी का जो टोटल वेतन आ जाएगा, वो आ जाएगा 4400। अब आगे बात ध्यान दें हम, तो हमें बताना है सी की मासिक आय कितनी होगी। तो बेटा अगर इसमें से ए प्लस बी का यानी कितना 2800 हम माइनस कर दें, 2800 अगर हम माइनस कर दें तो किसकी आय आ जाएगी, वो आय आ जाएगी सी की। तो जी 0 0 14 माइनस 8 यानी 6, 1 यानी कितने होंगे सी के, तो सी के बन जाएंगे हमारे 1600 रुपए, जो कि आंसर होगा हमारा डी, आंसर हो जाएगा डी। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 42 और 49 के लघुत्तम समावर्तक तथा महत्तम समावर्तक का अनुपात क्या होगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमें यहाँ बताना है एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो, एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो, एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो। तो 42 के अगर फैक्टर करें तो 2 गुणा 3 गुणा 7, और वहीं अगर हम 49 के अगर फैक्टर करें तो 7 गुणा 7। जब हम एलसीएम निकालेंगे तो किसी भी नंबर को छोड़ेंगे नहीं, हर एक नंबर को लेना है, यानी 2 आएगा, 3 आएगा
और 7 गुणा 7 भी आएगा। लेकिन जब एचसीएफ निकालेंगे तो वहां केवल हमारा कॉमन नंबर यानी क्या आएगा, 7 आएगा। और इनका रेशियो हमें निकालना है तो ये कैंसिल आउट, 3 दूनी 6 सत्ते 42 अनुपात 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलते हुए 240 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है और एक टेलीग्राफ पोस्ट को 6 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई और उसकी चाल ज्ञात कीजिए। मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को रोक के एक बार ये क्वेश्चन खुद से कोशिश करें, ठीक है, फिर बाद में इसका सॉल्यूशन देखें। ठीक है, चलिए जी। तो एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलते हुए 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, अब देखिए जब भी कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, मान लो ये है प्लेटफॉर्म और ये है हमारी ट्रेन, तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि उसे यहां से यहां तक डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। अगर सपोज हम ट्रेन को ले लें x और प्लेटफॉर्म हमारा कितना है 240 है ना, और जब कोई रेलगाड़ी किसी पोस्ट को पार करेगी तो उसकी लेंथ या लंबाई हम कहें या मोटाई हम कहें तो वो कितनी मानेंगे हम, 0। यानी इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि जो रेलगाड़ी होगी, जो ट्रेन होगी, वो खुद की लेंथ के इक्वल ही क्या डिस्टेंस कवर करेगी। अब यहाँ जो डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 240 प्लस x, और यहाँ हम अगर बात करें तो यहाँ कितना होगा हमारा, केवल x होगा। और हमें पता है कि दोनों ही कंडीशन में, चाहे वो इसको पार करे प्लेटफॉर्म को या वो फिर पोस्ट को पार करे, दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, स्पीड इक्वल होगी। और स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसको पार करने में उसे कितने सेकंड लगे, 10 सेकंड लगे, और इसको पार करने में उसे लगे 6 सेकंड। और ये इधर भी स्पीड है, इधर भी स्पीड है, तो बेटा ये क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा इक्वल। देखिए 2 से जाएगा 5 बार, 2 से जाएगा 3 बार। अब गुणा करें तो इधर तो आ जाएगा 5x और इधर 24 या 72 यानी 720 प्लस 3x, तो 2x की वैल्यू हो जाएगी 720। और यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो कितनी आ जाएगी, 360। अब 360 हमारे केवल एक ही ऑप्शन में है और वो है डी ऑप्शन। चाहे तो आप इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ सकते हो, और अगर यहाँ नहीं छोड़ना चाहते तो मैं आपको स्पीड निकाल के भी दिखा देता हूँ। कैसे कि भाई यहाँ आप अगर वैल्यू पुट कर लो, चलिए आप अगर यहाँ वैल्यू पुट करते हो इतने में, यानी x अपॉन 6 हमारा क्या है, स्पीड, लेकिन ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में है, ये हमारा मीटर में ही आया है बेटा। तो x की वैल्यू आई है 360 बटे 6 और गुणा करेंगे किससे, 18 बटे 5 से। ठीक है, 6 से ये जाएगा 60 बार और 5 से इसे भाग करेंगे तो आएगा 12, और 12 गुणा 18 कितना बनेगा हमारा, 216 किलोमीटर पर आवर। लेकिन आंसर आपका पहले ही आ चुका था जब हमारा 360 आया, तो हम वहां से भी इस क्वेश्चन का आंसर स्किप कर सकते थे, आगे बढ़ सकते थे, क्योंकि 360 बेटा एक ही ऑप्शन में था। ठीक है, बाकी स्पीड मैंने आपको बता दिया कि कैसे निकालनी थी इसमें। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली 35 मीटर लंबी ट्रेन एक खंबे को कितने समय में पार करेगी। तो बेटा यहाँ कुछ नहीं है, आपको केवल और केवल क्या करना है कि देखिए जब भी कोई रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करती है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऐसी कंडीशन में रेलगाड़ी अपनी खुद की लेंथ के बराबर ही डिस्टेंस कवर करती है ना। तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 35 मीटर लंबी ट्रेन, यानी डिस्टेंस की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, 35। अब हमें केवल यहाँ टाइम बताना है, और टाइम इक्वल्स टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है हमारे पास 35 मीटर और बटे 90 गुणा कितना करना पड़ेगा, 5/18। अब ये क्यों किया हमने, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में है और ये मीटर में है ना। तो 18 पंजे 90। अब आप क्या करो कि जब भी ऐसी कैलकुलेशन कभी आए, देखिए नीचे बचा 25, तो आप ऊपर नीचे 4 से गुणा कर लीजिए। अब इसका फायदा क्या है, इसका फायदा बेटा ये है, नीचे कितना हो जाएगा 100 और ऊपर कितना आएगा 140। अब इजीली हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि आंसर जो हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, 1.4 सेकेंड, यानी बी ऑप्शन। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। एक फर्म में पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 52 रुपए तथा महिला कर्मचारियों का औसत वेतन 42 रुपए था। यदि कर्मचारियों का औसत वेतन 50 रुपए है तो महिला कर्मचारियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहां आपको बताना है फीमेल परसेंटेज। तो बेटा मेल जो है उनका कितना है, 52 रुपी पर मंथ है ना, और जो फीमेल है उनका कितना है, वो है 42 रुपी पर मंथ। अब ओवरऑल अगर हम बात करें तो सबका मिलाकर कितना है, तो वो है 50।
तो इधर माइनस करते हैं तो आता है 8 और इधर माइनस करते हैं तो आता है 2, यानी रेशियो बना कितना 4:1। अब इसमें महिलाएं कितनी है 1, और टोटल कितनी संख्या बनेगी 4 और 1 5, और ये बताना है हमें परसेंटेज में, तो गुणा 100, यानी कितना आ जाएगा 20%। कितना आ जाएगा हमारा आंसर 20%। ठीक है जी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यदि बिक्री कर 3.5% से घटकर 3.1/3% कर दिया जाए तो 42,000 की वस्तु खरीदने वाले व्यक्ति को कितना अंतर पड़ेगा। तो पहले जो टैक्स लग रहा था वो लग रहा था 3.1/3%, अब कितना लग रहा है 3.1/2%, अब लग रहा है 3.1/3%। तो यहां पहले हमें डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो 3 दूनी 6 और 1 7/2, और माइनस करेंगे 3 तिया 9 और 1 10/3। अब अगर माइनस करते हैं तो एलसीएम 6 है ना, तो ये हो जाएगा 14, एक सेकेंड, ये हो जाएगा बेटा कितना, ये हो जाएगा हमारा 21 और ये हो जाएगा 20, और ये आ जाएगा 1/6%। तो ये जो 1/6% है ये किस पे छूट मिलेगी हमें, वो मिलेगी 42,000 पे। तो बस 42,000 का हमें निकालना है कितना, सॉरी 42,000 नहीं 4200, 4200 4200 गुणा 6 गुणा 100। तो इस 2 जीरो से 2 जीरो हमारे कैंसिल आउट, और 6 से ये कितनी बार जाएगा 7 बार। तो कितने रुपए का और उसे अंतर पड़ेगा, तो वो अंतर पड़ेगा बेटा हमारा कितना 7 रुपए का, 7 रुपए का। ठीक है, चलिए जी आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, और मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को भी आप थोड़ा सा वीडियो रोक के एक बार खुद कोशिश करें करने की। पी क्यू और आर ने 2/5 अनुपात 3/4 अनुपात 5/8 के अनुपात में पूंजी लगाकर साझेदारी की। 4 महीने बाद पी ने अपनी पूंजी 50% बढ़ा दी तथा क्यू ने अपनी पूंजी 20% घटा दी, तो एक वर्ष के अंत में 28,210 रुपए के कुल लाभ में क्यू का हिस्सा क्या है। चलिए जी बात करते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की। तो हमारे पास जो दिया है पी अनुपात क्यू अनुपात आर, ये 3 व्यक्ति हैं। अगर मैं पहले वाले व्यक्ति की बात करूं तो उसने लगाया 2/5, 2/5 उसने लगाया 2/5, फिर दूसरे वाले ने अगले वाले ने लगाया बेटा 3/4, फिर उससे अगले वाले ने लगाया कितना 5/8। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो ये फ्रैक्शन ही है ना। तो इस फ्रैक्शन को हटाने के लिए हम करेंगे क्या, इस फ्रैक्शन को हटाने के लिए सबसे पहले हमें 5, 4 और 8 का एलसीएम लेना पड़ेगा। किस किस का, 5, 8 और 4 का, जो कि कितना आएगा हमारा 40। अब आप यहाँ भी 40 से गुणा कर दीजिए, यहाँ भी 40 से, और यहाँ भी 40 से। देखिए 5 से जाएगा 8 बार और 8 दूनी 16, 4 से जाएगा 10 बार तो ये हो जाएगा कितना 30, और 8 से जाएगा 5 बार तो ये हो जाएगा 25। अब कहानी थोड़ी सी और आगे बढ़ते हैं। देखिए इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इस वैल्यू को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि 4 महीने के बाद पी ने अपनी पूंजी 50% बढ़ा दी। तो बेटा ये 16 रुपए इसके लगे होंगे 4 महीने तक। अब ये जब 50% बढ़ाएगा तो 16 का जो 50% होगा वो होगा 8, तो 16 और 8 कितना हो गया 24। अब इसके पास आगे का टाइम जो है वो है कितना, वो है 8 महीने का। ठीक है, आगे पढ़ें। बढ़ा दी तथा क्यू ने अपनी पूंजी 20% घटा दी। अब यहां अगर आप 30 का कितना 20% निकालेंगे तो वो आएगा 6, और 6 माइनस करेंगे तो 24 लगे उसके कितने महीने के 8, और ये 30 है 4 महीने के। क्लियर हो गई जी बात इतनी, ठीक है। फिर क्यू, ठीक है, तो एक वर्ष के अंत में 28,210 रुपए के कुल लाभ में क्यू का हिस्सा कितना होगा। यानी आर के बारे में यहां कोई स्टेटमेंट नहीं है, तो आर का ये जो पैसा लगा ये पैसा लगा बेटा 12 महीने का। यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको। चलिए जी अब समझते हैं इसे थोड़ा सा आगे। तो बेटा P की अगर मैं बात करूं तो इसके लगे कितने 64, 8 चौक 32 का 2, और 8 दूनी 16 और 3 19। ठीक है, 4 और 2 6, 9 6 15 का 5, यानी इसके हो गए टोटल कितने 256। वही हम इसकी बात करें तो इसके 120 तो ये, और प्लस 192 ये, तो ये 2 9 2 11 का 1 और 2 और 1 3 है ना। चलिए 25 दूनी 50 का 0, और 25 और 5 30। अब यहाँ से आपको रेशियो निकालना पड़ेगा इन तीनों का, और रेशियो निकालने तो देखिए 4 से ये भी कट जाएगा, 4 छंग 24 और 4 चौक 16, 4 सत्ते 28, 3 बचा और 4 अट्ठे 32, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, यानी रेशियो जो आ गया हमारा 64, 78 और
75 का आ गया। अब ये टोटल वैल्यू जो हमें दी है, ये दी है 28,210 रुपए। कितनी वैल्यू दी है? 28,210 रुपए। तो 5 और 8 13, 13 और 4 17 का 7, हासिल लगा 1, 7 7 14 और 6 20 और 1 21। तो 217 यूनिट की जो वैल्यू दी है वो दी है 28,210, और इससे पूरा पूरा जाएगा बेटा 130 बार। और हमें जो बताना है वो बतानी है Q का हिस्सा। तो Q का हिस्सा कितना होगा? गुणा 130। तो ये जीरो पहले ही लगा देते हैं। 13 8 104 का 4, हासिल लगे कितने? 10। 13 7 91 और 10 91 और 10 101। तो ये हो जाएगा 10,140 रुपए। कितना हो जाएगा? 10,140 रुपए। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है जी, आप इसे नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए जो हिस्सा निकाला था हमने, वो इनका रेशियो को हमने पहले फ्रैक्शन को हटा के निकाला था। इस चीज का विशेष ध्यान रखें आप इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 15:14 है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए सीपी और एसपी का रेशियो आपको दिया है। तो सीपी और एसपी का रेशियो अगर आपको दिया है बेटा, तो ये है 15 और ये है कितना? 14। एक है 15 और एक है कितना? 14। यानी सीपी हमारा है 15 और एसपी कितना है? वो है 14। अब कोई चीज आप ज्यादा में खरीद रहे हो, कम में बेच रहे हैं, तो इट मीन्स क्या होगा? लॉस होगा। और लॉस कितना हुआ? 1 का। और ये हमेशा काउंट होता है किस पे? सीपी यानी 15 पे। सीपी यानी किस पे? 15 पे। तो यही बात हमें परसेंटेज बतानी है, तो 100 पे कितना? ठीक है, तो 100 पे कितना? Shit, ठीक है, 15 पे तो 100 पे कितना? तो लॉस परसेंट 1/15 का मतलब कितना होता है? 6 सही 2/3%। देखिए 5 या 15 और ये 100 था, तो 5 से ही जाएगा 20 बार, और 20/3 का मतलब 6 सही 2/3%, जो कि आंसर नंबर होगा हमारा डी। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 1/3, 1/6, 10/9, 5/18। और यहां हमें इस बार निकालना है एलसीएम। एलसीएम, अब देखिए फ्रैक्शन में एलसीएम एसएफ के क्वेश्चन हर सेट में एक क्वेश्चन आ रहा है, और हर बार मैं आपको बता देता हूं। उसके लिए फिर से एक बार बता रहा हूं कि अगर a/b, c/d और e/f है, तो इसका अगर आपको एसएफ निकालना है तो ऊपर आएगा एसएफ यानी अंश का एसएफ, और हर का हो जाएगा एलसीएम। लेकिन चूंकि इस क्वेश्चन में हमें एलसीएम निकालना है, तो मैं आपको बता देता हूं कि ऊपर तो आएगा बेटा एलसीएम, और किस किस का? ऊपर वालों का, यानी ए सी और ई का, और नीचे आएगा एचसीएफ और किसका? बी डी और एफ का। बी डी और एफ का। अब हमें एलसीएम निकालना है, तो आप बता सकते हैं ऊपर वालों का एलसीएम क्या होगा? भाई 1 1 10 और 5 का एलसीएम होगा 10, और नीचे वालों का लेना है हमें एचसीएफ, यानी एक ऐसी संख्या जो चारों संख्याओं को भाग कर सके, तो वो संख्या होगी हमारी 3। देखिए 3 से एक बार, 2 बार, 3 बार और ये 6 बार। तो आंसर आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 10/3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 37,500 रुपए पर 2% वार्षिक दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा? तो देखिए एक सिंगल रेट अगर हम बनाएं तो ये कितनी हो जाएगी? 8%। यानी आपको कुछ नहीं करना, 37,500 का केवल और केवल 8% बता देना है। तो 37,500 का अगर हम 8% निकालें बेटा, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 8 पंजे 40 का जीरो, हासिल 4, 8 सत्ते 56 और 4 हो जाएगा 60 का जीरो, हासिल 6, 8 से 24 और 6 30। यानी कितना आ जाएगा? 3,000 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर है हमारा बी। ठीक है, चलिए जी आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि 72 लड़के 21 दिनों में 280 मीटर लंबी दीवार बनाते हैं, तो 18 दिनों में 200 मीटर लंबी समान दीवार बनाने के लिए कितने लड़कों की आवश्यकता होगी? तो ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो हमारा जाएगा, ये जाएगा बेटा एमडीएच वाले फॉर्मूले पे। कैसे? m1 d1 अपॉन w1 इक्वल होगा किसके? m2 d2 अपॉन w2 के। तो पहले स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, तो हमारे पास
जो आदमी हैं यानी लड़के हैं वो कितने हैं 72, और कितने दिन लग रहे हैं बेटा इनको 21, और काम कितना कर रहे हैं 280 मीटर लंबी दीवार बना रहे हैं। अब वहीं अगर हम बात करें सेकंड स्टेटमेंट की, तो M2 की वैल्यू इस बार हमारे पास नहीं है, दिन इन्हें 18 लग रहे हैं, और जो काम है इनका वो कितना है 200 मीटर है। काम कितना है 200 मीटर। ये जीरो से हम ये जीरो काट सकते हैं, 18 से ही जाएगा 4 बार, 4 से ही जाएगा 7 बार, है ना, और 7 या 21, 7 या 21, और 20 या 60। तो M2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ कितनी 60। तो कितने लड़कों की आवश्यकता थी हमें, हमें लड़कों की आवश्यकता थी 60। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है और प्रत्येक 15 वस्तु को खरीदने के लिए एक वस्तु मुफ्त देता है, और इस प्रकार 35% का लाभ कमाता है। तो ज्ञात कीजिए कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का। तो चलिए कराते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, एक आर्टिकल की जो एमआरपी है, एक का एमपी हम मान लेते हैं कितना रहा होगा 10 रुपए रहा होगा। ठीक है जी, कितना रहा होगा 10 रुपए रहा होगा। अब यहां उसने कितनी वस्तुएं खरीदने की बात कही है, 15 वस्तु के खरीदे जाने पर एक वस्तु मुफ्त देता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि बाई 15 गेट 1 फ्री, गेट 1 फ्री, है ना। तो यहाँ जो एमपी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे सर एमपी तो सारी वस्तुओं का होगा, है ना। तो 15 और 1 16, यानी एक वस्तु का, एक आर्टिकल की कीमत 10 है, तो 16 की कितनी हो जाएगी 160 रुपए। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जब वो पैसे देगा तो ग्राहक कितनी वस्तु के पैसे देगा, तो वो देगा बेटा, वो देगा केवल 15 वस्तु के। तो अगर यहां से एसपी की बात करें तो कितना हो जाएगा 150। लेकिन 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 वो यहां पे डिस्काउंट कितना दे रहा है 4% का, यानी वो 150 रुपए नहीं लेगा, 4% का डिस्काउंट भी देगा। तो 150 का अगर हम 4% निकालें तो भाई 50 से 3 बार, और 50 से जाएगा 2 बार, और 2 से 2 बार, और 3 दूनी कितना आ जाएगा 6। अब यहाँ अगर 6 माइनस करें तो ये बन गया कितना 144। तो एसपी तो आ गया कितना भाई 144 रुपए। अब यहाँ से हम सीपी भी निकालेंगे। अब देखिए, क्वेश्चन में बात हुई है प्रॉफिट परसेंटेज की, वो दिया है हमें 35%, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 7/20, यानी 20 तो होगा इसमें सीपी और 7 होगा प्रॉफिट। तो एसपी कितना बनेगा भाई, 20 की वस्तु 1 का लाभ, तो बेचेगा कितने में 27 में, 27 में। और सीपी यहाँ कितना है 20, सीपी कितना है 20, तो हमें 20 यूनिट की वैल्यू यहाँ निकालनी है फिलहाल, है ना। चलिए, तो 27 यूनिट की वैल्यू है 144। तो 144/27, 9 या 27, और 9 से इसे काटते हैं, 9 एकम 9, और 9 छंग 54, यानी 16/3 यूनिट की वैल्यू हमें बतानी है। तो 16 दूनी 32, यानी कितना आ जाएगा 320/3। अब कहानी ये है कि हमें जो बताना है, हमें ये बताना है कि सीपी और एमपी का रेशियो क्या होगा। रेशियो नहीं, सॉरी बेटा, एमपी को सीपी से कितना ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो ये 320/3, और एमपी जो बात करेंगे यहाँ वो है हमारा कितना है 160। अब यहाँ भी 3 से गुणा और यहाँ भी 3 से गुणा। ठीक है जी, ये इससे कैंसिल आउट, 160 से एक बार और ये जाएगा 2 बार, तो इधर बच गया हमारा सीपी कितना, सीपी बच गया 2, और एमपी बच गया कितना हमारा 3, एमपी बच गया 3। तो अब हमने यहाँ कितना ज़्यादा रखा, एमपी को हमने 1 ज़्यादा रखा। इधर मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा, या इधर ही आ जाइए। 1 ज़्यादा रखा किस पे, 2 पे, तो 100 पे कितना। तो हमारा जो आंसर हो गया वो हो गया कितना 50%, 50%। ठीक है जी, हमारा आंसर हो गया कितना 50%। अब देखिए, काफ़ी कहानी ये बिल्कुल डिटेल रही, और मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक खिचड़ी पक गई होगी आपके दिमाग में भी इसकी। ठीक है, चलिए, तो इसका एक तरीका और मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, डिस्काउंट का जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन हो तो आपको केवल 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, और वो 2 चीज़ कौन सी रहेंगी, वो 2 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सीपी और एमपी में हमसे क्वेश्चन पूछा है, तो बेटा एमपी जो होता है वो होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। भाई कोई भी दुकानदार होता है, अगर वो 100 रुपए की वस्तु लेके आया तो बेटा वो 100 रुपए की नहीं बेचेगा उसे, यानी उसके अंदर उसका प्रॉफिट परसेंट छुपा होता है। तो हम यहाँ कहेंगे एमपी जो होगा वो होगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। और वहीं अगर हम
सीपी की बात करें तो ये होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट परसेंट, अब डिस्काउंट परसेंट जो दिया है हमें कितना दिया है 4% का, और प्रॉफिट परसेंट दिया है हमें कितना, वो दिया है 35% का। तो 100 प्लस 35 ये तो हो जाएगा कितना 135। अब बात करें डिस्काउंट कितना है 4% का, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 96। अब सीपी तो उस दुकानदार के लिए सारी वस्तुओं का होगा ना, तो बेटा वस्तुएं कितनी यूज हुई 15 ये, और कितनी एक वस्तु मुफ्त दी, तो टोटल कितनी होगी 16। और इधर एमपी जो बनेगा वो केवल उन वस्तुओं का बनेगा जिनका उसे प्राइस चाहिए, यानी कितने का चाहिए 15 का। तो 15 से जाएगा ये 9 बार और 16 से जाएगा ये 6 बार, यानी यहां से अगर मैं रेशो की बात करूं तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। तो अब आप देखो कितना ज्यादा रखा, एक किस पे 2 पे, तो 100 पे कितना, तो सिंपली यहां से हमारा आंसर आ गया कितना 50%। यानी इतना करके आप निकल सकते हो यहां से इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। चलिए जी आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 2 पुरुष और 1 महिला मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में पूरा करती हैं। 4 महिलाएं और 2 पुरुष उसी कार्य को 8 दिनों में पूरा करते हैं। यदि पुरुष को 600 रुपए प्रतिदिन मजदूरी मिलती है तो महिला की दैनिक मजदूरी क्या होगी। अब देखिए जो मजदूरी वाला सिस्टम होता है, हम किसी भी व्यक्ति को अगर कोई मजदूरी देते हैं तो उसके केवल 2 आधार होते हैं। पहला आधार होता है उसके काम के आधार पर या फिर उसकी कार्यक्षमता के आधार पर, और कार्यक्षमता और काम का जो रेशियो होता है वो हमारा सेम होता है, ठीक है। तो आते हैं वापस से क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। तो हमसे ऐसा कहा गया 2 पुरुष और 1 महिला, तो 2 पुरुष और 1 महिला किसी काम को कितने दिन में कर ले रहे हैं 14 दिन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कहानी ये है कि 4 महिलाएं और 2 पुरुष, यानी इस बार 2 पुरुष हैं और 4 महिलाएं हैं। इसी काम को कितने दिन में कर ले रहे हैं बेटा, इसी काम को कर ले रहे हैं 8 दिन में। 2 से 4 बार और 2 से जाएगा ये 7 बार, तो 14m प्लस 7 इधर हो जाएगा 8m प्लस 16 मोमेंट। अब आप क्या करो, एक तरफ कर लो, तो इधर बचेगा हमारे पास 6m और इधर बच जाएगा 9 वुमेन। अब यहाँ से अगर रेशियो की बात करें, हमें रेशियो निकालना है, तो मेल और फीमेल का रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा 3:2, यानी एक पुरुष की जो कार्यक्षमता है वो कितनी होगी बेटा 3, और एक महिला की कार्यक्षमता कितनी हो गई, वो कार्यक्षमता हो गई 2। और एक पुरुष को प्रतिदिन कितने मिल रहे हैं 600, यानी 3 यूनिट की वैल्यू अगर 600 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 200, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 2 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी हमारी 400। कितनी हो जाएगी 400, जो कि ऑप्शन होगा हमारा डी 400, ठीक है जी। तो इसमें कुछ नहीं, आपको केवल और केवल इफिशिएंसी का रेशियो निकालना था, यानी कार्यक्षमता का, जिस हिसाब से कार्यक्षमता होगी उसी हिसाब से इन्हें क्या मिलेंगे, पैसे मिलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। कर्मचारियों के संरक्षण जूते की खरीद के लिए कारखाने का वार्षिक बजट पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 60% बढ़ गया। यदि इस वर्ष जूतों की कीमत में 20% की वृद्धि होती है तो इस वर्ष वह जितने जूते खरीद सकता है वह पिछले वर्ष दिए गए जूतों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत है। चलिए जी आते हैं क्वेश्चन की तरफ। मान लेते हैं एक जूते की जो कॉस्ट होगी वो हम 1 रुपए मान लेते हैं फिलहाल के लिए, है ना। कितनी मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। अब कहा यह गया कहानी में कि बजट जो है वो कितना बढ़ गया 60% बढ़ गया। बजट का मतलब है कि टोटल कॉस्ट जो है वो 60% बढ़ गई। अब पहले अगर मान लो कि वो 100 जूते लेके आ रहा था तो उसके रुपए कितने खर्च हो रहे थे, 100 रुपए खर्च हो रहे थे। अब ये बजट बढ़ा, यानी टोटल जितना भी संख्या गुणा 1 की कॉस्ट है ना, तो अब ये 100 से कितना हो गया बेटा 160 है ना। और अब प्राइस बढ़ के उतना उसका कितना हो गया 20% बढ़ गया, तो अब जो प्राइस हो गया वो कितना हो गया 1.2 एक जूते का, है ना। 1.2 रुपीज किसका, एक जूते का। तो पहले 100 रुपए में कितने जूते आ रहे थे 100। अब अगर यहां से हम जूतों की संख्या निकाले तो 1.2 से इसे डिवाइड करेंगे, 0 लगाया, ये पॉइंट चला गया, 4 से 3 बार और 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 400। 3 × 3 3 × 9 3 × 9 और 1/3, है ना। अब हम कह सकते हैं कि पहले जूते थे 100, हमारे पास संख्या कितनी थी, हमारे पास संख्या थी 100, संख्या थी हमारे पास 100। अब कितनी है संख्या 133 सही 1/3, तो 100 से बढ़कर अगर 133 सही 1/3 हो गई तो इसका मतलब वृद्धि कितनी हुई, वृद्धि हुई हमारी 133 सही 1/3।
3% की, क्योंकि 100 पे कोई भी संख्या उतने ही परसेंट होती है जितनी वो खुद होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका क्या, ए। आंसर हो जाएगा हमारा ए। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:7 है। यदि हम मिश्रण में 10 लीटर पानी मिलाने के बाद मिश्रण का अनुपात 1:3 हो जाता है, तो दूध की प्रारंभिक मात्रा क्या होगी। देखिए रेशियो का ये लगभग इस सेट में भी तीसरा क्वेश्चन है और ठीक ठाक क्वेश्चन इसके आने लग रहे हैं, तो रेशियो के चैप्टर का भी आपको विशेष ध्यान रखना है यहाँ से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो मिल्क और वाटर का जो रेशियो दिया है हमें, वो दिया है बेटा कितना, 3:7 है ना। और 10 लीटर पानी मिलाने के बाद, मिलाया क्या गया है, तो मिलाया पानी गया है, और 10 लीटर पानी मिलाने के बाद मिश्रण का अनुपात 1:3 हो जाता है। 1:3 हो जाता है। अब आप एक चीज बताइए कि यहां जो मिलाया गया है, क्या मिलाया गया है, वो मिलाया गया है पानी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि दूध जितना पहले था अब भी उतना ही होना चाहिए था। तो पहले दूध था 3 और अब है 1, तो इसे इक्वल करने के लिए हमें यहाँ भी 3 से गुणा करनी पड़ेगी और यहाँ भी 3 से। अब देखिए ये इक्वल हो गया, हम कह सकते हैं ये 3 है और ये कितना हो गया बेटा 9। तो एक बात बताओ, कितना पानी मिलाया यहाँ पानी मिलाया हमने 2 यूनिट, और 2 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दी है, 10। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। अब क्वेश्चन की आखिरी लाइन में हमसे पूछा है तो दूध की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए। तो दूध की प्रारंभिक मात्रा कितनी थी पहले, 3। तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो इसका मतलब कितना था ये, 15 लीटर, जो कि आंसर नंबर हो जाएगा हमारा ए। आंसर हो जाएगा ए, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर 4 वर्षों के बाद 700 रुपए हो जाती है और 8 वर्षों के बाद 1000 रुपए हो जाती है। शुरुआती रकम कितनी है। यानी हमें इस क्वेश्चन में बताना है प्रिंसिपल। तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि प्रिंसिपल से कितने साल में, बेटा 4 साल में कोई धनराशि कितनी हो जा रही है, 700 हो जा रही है, ठीक है। और 8 वर्षों के बाद, तो देखिए 8 वर्षों के बाद हम यहां से 8 वर्षों की बात नहीं करेंगे, हम यहीं से 8 वर्षों के बाद की बात करेंगे, क्योंकि उसने ये नहीं कहा कि अगले 8 वर्षों में। अगर अगले 8 वर्षों की बात होती तो फिर हमें यहां से लेना पड़ता, नहीं। तो अब ये यहां से 8 वर्ष हैं, इट मीन्स हम कह सकते हैं कि यहां से यहां तक का जो गैप है वो कितने साल का है, वो 4 साल का है। और ये कितना होता जाता है, ये हो जाता है 10,000, सॉरी 1,000। ये कितना हो जाता है, 1,000। अब अगर ये टाइम पीरियड सेम होता है तो इनके बीच में रिलेशन भी सेम होता है। रिलेशन कैसे, कि भाई प्रिंसिपल का जितना गुना 700 होगा, 700 का उतना गुना क्या होगा, 700 का उतना गुना होगा 1,000। तो ये कैसा पता करें हम कि 1,700 का कितना गुना है। तो बेटा 1,000 को हम डिवाइड कर लेते हैं किससे, 700 से। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हर 4 साल में अपने आप का कितना गुना हो रहा है, अपने आप का 10/7 गुना हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि सर प्रिंसिपल का 10/7 गुना किसके बराबर होगा, 700 के। 0 से 0 कैंसिल आउट, तो प्रिंसिपल कितना आ गया हमारे पास, 490 रुपए। 490 रुपए, जो कि ऑप्शन हमारा ए होगा, ऑप्शन ए होगा, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार 65 किलोमीटर प्रति घंटा की स्थिर गति से 195 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी, कितना समय लेगी। तो बेटा बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें केवल और केवल टाइम बताना है। 195 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 65 की स्पीड से बेटा कितने घंटे में, 3 घंटे में कवर करेगी, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। चलिए जी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 मित्र एबीसी एक वृत्ताकार स्टेडियम के चारों ओर दौड़ना शुरू करते हैं और क्रम से 24 सेकंड, 36 सेकंड तथा 30 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। वे प्रारंभिक बिंदु पर पुनः कितने मिनट बाद मिलेंगे, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ का एक और क्वेश्चन आ गया है। तो हमें बताया गया है जो ए है, बी है और सी है, ये अपना चक्कर करता है बेटा 24 सेकंड में, ये करता है 36 सेकंड में, और लास्ट वाला यानी सी करता है 30 सेकंड में, करता है 30 सेकंड में। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना पड़ेगा एलसीएम। तो 24 के जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, 8 या 24 यानी 2 की पावर 3 गुणा 3। 36 के फैक्टर 4 9 36, और 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2। 30 के फैक्टर होंगे 2 गुणा 3 गुणा 5। अब हमें सिंपली यहाँ एलसीएम निकालना है। तो हमारा जो एलसीएम हो जाएगा, 2 की मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 3, ठीक है। 3 की मैक्सिमम पावर कितनी आएगी, 2, और 5 की मैक्सिमम पावर 1 है तो 5 ही आ जाएगा, ठीक। तो ये हुआ जी 8 गुणा 9 और गुणा 5। 8 पंजे 40 और 4 9 36, यानी कितना हो गया 360।
ये 360 जो आया वो सेकंड आया, क्योंकि हमें जो टाइम दिया है ये तीनों टाइम कैसे दिए हैं, ये दिए हमें सेकंड में, बट आंसर जो है हमारा कैसा है, मिनट में। तो इसे हमें मिनट में चेंज करना पड़ेगा, और मिनट में चेंज करें तो भाई हम इसे डिवाइड करें किससे, 60 से। तो जी आंसर आ गया कितना, 6 मिनट। और ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा, ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, चलिए जी अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, यदि वर्तमान में एंटोनी और बेटी की आयु का अनुपात 8:9 है तथा 4 वर्षों के बाद उनका अनुपात 9:10 होगा, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। चलिए, तो वर्तमान में जो है प्रेजेंट में इनकी एज का रेशियो दिया है 8:9, और 4 वर्षों के बाद, अब से 4 वर्ष बाद, 4 ईयर लेटर, 4 वर्षों के बाद अनुपात हो जाता है 9:10। अब आप देखें तो यहाँ डिफरेंस है 1 का, और यहाँ डिफरेंस भी कितना है, 1 का, और दोनों के लिए 4 साल की बात है। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकल के आई हमारी कितनी, 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आई हमारी 4। तो वर्तमान आयु इसकी गुणा 4 और यहाँ भी गुणा 4, तो ये हो जाएगा कितना बेटा, 32, और ये हो जाएगा कितना हमारा, 36। तो एंटोनी की जो एज होगी वो होगी 32, और दूसरे वाले की जो एज होगी वो होगी हमारी कितनी, 36। ठीक है जी, आइए अगले क्वेश्चन पे। दो चरों के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के लिए किस चार्ट का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर होगा हमारा क्या, बी। देखिए अगर हमें दो चर हैं यानी एक्स और वाई है, तो हम किसका, इसी का यूज करेंगे, किसका, स्कैटर प्लॉट का, क्योंकि इस पे हम एक्स को भी दिखा सकते हैं और वाई को भी दिखा सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब आप क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। ठीक, निम्नलिखित तालिका में एक कंपनी द्वारा वर्षों में बेची गई बैटरियों की संख्या दी गई है, सभी 7 वर्षों में किस बैटरी की कुल बिक्री सबसे कम होगी। तो हमें यहाँ सब डाटा को यूज नहीं करना, केवल और केवल हमें 4 ऑप्शन को ही पिक करना है ना। पहला ए है 4AH, 4AH हमारा ये है। दूसरा है हमारा 35AH, 35AH ये है। फिर नेक्स्ट है हमारा 55AH, तो हमें इसका यूज करना है, इसका यूज करना है, और इसका यूज करना है, और एक हमें यूज करना है 7AH का, और इसमें से भी हमें वो डाटा निकालना है जो सबसे कम होगा। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो अगर हम एक ही तरफ आए तो भाई 5, 5, 10, 5, 15, और 5, 20, और 6, 26 का 6, हाथ से लगे हमारे 2, 1 और 9, 10, और 9, 19, 19, 9, 28, 28 और 7, 28, एक सेकेंड, 9, 9, 18, 9, 27, 27 और 7, 34, और 1, 35, और 2, 37। ठीक है जी, 1, 2, 3, 3 और 3, 6, तो ये आ गया 676। अब बात करेंगे इसमें हम, तो 4 और 6, 10, 4, 14, 14 और 10 हमारा हो गया 24, 24 का 4 हासिल 2, 8, 6, 14, 14, 7, 21, और 9, 30, और 1, 31, 31 और 2, 33, और 4, 37, और 2, 39 का 9, यहाँ से लग गए 3, 1, 2, 3 और 3, 6, ये आ गया 694। ठीक है जी, आते हैं अगले पे। तो नेक्स्ट वाले में है भाई 5, 5, 10, 5, 15, 15, 4, 19, 19 और 2, 19 और 2 हो जाएगा हमारा 21 का 1, 4 और 7, 11, 11 और 9, 20, 20, 8, 28, 28 और 2, 30 का 0, यहाँ से लगे कितने भाई, 3। ठीक है, 1, 2, 3 और 3, 6। तो अभी तो फिलहाल 601 वाला ही हमारा सबसे कम बैठ रहा है, लेकिन लास्ट वाले को भी हमें चेक करना पड़ेगा, हो सकता है कि ये इससे कम हो। तो 5 और 5, 10, 5, 15, 15 और 6, 21, 21 और 8, 29 का 9, हासिल लगे 2, 2, 4, 6 और 7, 13, 13 और 3, 16, 2, 18, 18 और 2, 20 का 0, हासिल लगे 2, 1, 2, 3, 4, 5 और 2, 7। तो जी हमारा आंसर हो जाएगा 601 वाला, और 601 है हमारा क्या, 35AH। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक सेकेंड, एक क्वेश्चन छूट गया हमसे। तो अगला क्वेश्चन है, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं के योग का सूत्र खोजने के लिए प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे, तो वो थे गाउस। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
545 गुणा 545 माइनस 125 गुणा 125। अब यहाँ इस क्वेश्चन में मैं आपसे कह सकता हूँ कि a इंटू ए माइनस बी इंटू बी हमें दिया है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इट मीन्स कितना, a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ जो a की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी कितनी, 545, और जो b की वैल्यू होगी वो होगी 125। तो पहले दोनों को जोड़ना है, 5 और 5 10 का 0, 2 4 6 और 1 7, और 5 और 1 6, और फिर हमें माइनस करना है, 5 माइनस 5 0, फिर 2, फिर 4। अब इनको सिंपली हमें गुणा कर देना है, तो 67 गुणा 42। हम यूनिट डिजिट की तरफ भी जा सकते हैं, 7 दूनी 14, लेकिन देखिए इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी हमें आगे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 8 3 11 का 1, 8 और ये 9 और 1 10। एक सेकंड, मैंने कुछ गलती कर दी, फिर से कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास था 67 और गुणा 42, तो 2 सत्ते 14 का 4, 2 छंग 12 और 1 13, 4 सत्ते 28 का 8, हाथ से लगे 2, 4 छंग 24 और 2 26। तो ये 4 8 3 11 का 1, 6 और 1 7 और 1 8 और 2 2814 वाला आंसर हमारा सही होगा, यानी बी है। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए आज इतने ही क्वेश्चन हमारे रहे इस सेट के, फिर हम एक और सेट लेके आएंगे, और इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग पढ़ रहे होंगे, तैयारी को अच्छा कर रहे होंगे, और उसी तैयारी में हम अपना सहयोग आपको देते रहेंगे, चाहे वो जीएस हो, इंग्लिश हो, सॉरी इंग्लिश तो आएगी नहीं, जीएस हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो या हिंदी हो। ठीक है, यूट्यूब पे आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप इस एड्रेस पे हमें मिल सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हम आप यहाँ एंड्रॉयड और iOS दोनों पे आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं और विदा लेते हैं, इसी उम्मीद के साथ कि आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतर करेंगे, और फिर हम नेक्स्ट जेन प्लस के माध्यम से एक बार आपसे फिर जुड़ेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।